दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में आप जानेंगे ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पर अथवा पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण कैसे किया जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है, देशांतर से समय का आगणन कैसे किया जाता है, मानक समय क्या है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है और यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आभ या ज्वाइड है, जिसे पृथिव्याकार भी कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए हम ग्लोब को देखते हैं। यहाँ पर ग्लोब में आप पृथ्वी के प्रतिरूप को देख सकते हैं। यहाँ पर एक हिस्से पर उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, जो कि एक अक्ष को दर्शाया गया है कि इस अक्ष के सहारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसको कुंभार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है और हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष या धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। पृथ्वी या ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि पर करते हैं तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति या एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल यानी ग्रिड के द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर इस रेखा जाल को दर्शाया गया है। कुछ रेखाएं जैसे इस तरह से बनाई गई हैं और कुछ रेखाएं इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी रेखा जाल के आधार पर हम किसी स्थान की वास्तविक स्थिति या एब्सोल्यूट लोकेशन को पता करते हैं। सबसे पहले आइए अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो दक्षिणी ध्रुव है, इन्हीं काल्पनिक अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और देखिए पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली एक 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके या 0 डिग्री जो अक्षांश है उससे दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, तथा इस पर जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित बिंदु है इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, उसके उत्तर स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है ये लगभग गोल आकार की है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी को मापा जा सके। लेकिन पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
और किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों अक्षांश और देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जान लीजिए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, ये एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित है। और ये यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है और ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री, ये लाइन 0 डिग्री लाइन आप देख सकते हैं, इसमें भी भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। और किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में यानी डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं और ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस कारण इन्हें समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा के बाद 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाया गया है। और ये सभी रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। इसी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण के जो बिंदु हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा या जो विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। चूँकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, इसलिए इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। और इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको और जानना है कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि किसी बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर को 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग एक अंश या 1 डिग्री के बराबर होता है। एक अंश के 60 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होता है। इस तरह से 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और ये सबसे लंबी भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से अगर जो देखा जाए तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसको भारत के मानचित्र पर देखना है और आपको ये बताना है कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप जानते हैं कर्क रेखा, उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री 66 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अक्षांश हम कैसे बना सकते हैं। एक सादा कागज़ लें, उस पर दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त बनाइए, उसके मध्य में एक रेखा केंद्र बिंदु से होकर खींचिए। यहाँ पर केंद्र बिंदु से होकर एक रेखा आपने खींच लिया, ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा हो गया।
और चांदे की सहायता से वृत्त के ऊपरी भाग में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश के कोण बनाइए। तो यहाँ पर आप पहला कोण 15 डिग्री का बनाएंगे, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75 और यहाँ पर सीधे 90 डिग्री का हो गया। और इन कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींचिए। 15 डिग्री के समानांतर ऐसे, 30 डिग्री के समानांतर इस तरह से, 45 डिग्री के समानांतर, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। उस समानांतर रेखा पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री लिखिए जिस तरह से लिखा गया है। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ ये रेखाएं 15 डिग्री अंश के अंतर पर खींची गई हैं। आवश्यकता अनुसार हम इस अंतर को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ही अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। दोस्तों, यदि एक एक अंश के अंतराल पर यानी एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर उनकी कुल संख्या 179 होगी और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती हैं। इसलिए ध्रुवों पर इनकी लंबाई या अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 हो जाएगी। अक्षांश के बाद आइए देशांतर या लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता लगाना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुव को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम में कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं और ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इस तरह से ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार टाइप में ये खींची जाती हैं। ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, यानी भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिक होती है, लेकिन जब ये ध्रुवों पर जाती हैं, चाहे नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, तो इनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। दोस्तों, किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, यानी 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हो सकती हैं। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाएं छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, इनकी लंबाई समान होती है। और दोस्तों, आप जान लीजिए, देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई आ रही थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला, जो कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर, जिसको प्राइम लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है और 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री से पश्चिम दिशा के में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ग्लोब में प्रमुख यामोत्तर रेखा यहाँ पर 0 डिग्री को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो आपके मान हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाया गया है, ये रेखाएं हैं। उसी तरह से 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 60 डिग्री 65 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दर्शाया गया है, जैसा कि आपने पढ़ा है। तो ये जो है देशांतर, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। एक अन्य तथ्य जान लीजिए कि पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व देशांतर जिसे कहते हैं, वही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। इस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है और ये दोनों रेखाएं मिलाकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है और ये वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है।
अगर हम इसे आसानी से और समझना चाहते हैं तो अपना हमें एक खुद का ग्लोब बनाना होगा। एक गेंद लेकर दो विभिन्न रंगों के स्केच पेन, एक लोहे की तीली, गोंद और सादा कागज़ लीजिए। गेंद में ऊपर और नीचे जो दो छेद बनाइए, उसमें लोहे की तीली डालकर ऊपर तक ले जाइए। फिर ऊपर वाले छेद के पास उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले छेद के पास दक्षिणी ध्रुव लिखिए। अब दोनों ध्रुवों के बीचों बीच गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनाते हुए रेखा बनाइए। उस रेखा पर भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त या 0 डिग्री लिखिए और फिर इस वृत्त और दोनों ध्रुवों के बीचों बीच ऊपर से नीचे दो दो वृत्त बनाइए। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध लिखिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। इस पर ग्रीनविच और 0 डिग्री लिखिए। यह रेखा गेंद पर अर्धवृत्त बनाएगी और इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे गेंद पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा मिलाइए। इस रेखा के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री लिखिए। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर गेंद पर एक वृत्त बनाएंगे और इस तरह 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी लेकर दोनों तरफ दो दो रेखाएं गेंद पर और बनाइए। ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी। तो जो चित्र दिया गया है आपको ग्लोब पर अपने जो अक्षांश और देशांतर हैं उनको दर्शाने के लिए आपको कैसे यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, जहाँ पर आपने ग्रीनविच रेखा लिखा है उसे ठीक अपने सामने रखिए और इस रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध और दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध लिख दीजिए। अगर गेंद पर स्केच पेन से लिखने में असुविधा हो तो उसे कागज़ पर लिखकर उस स्थान पर गोंद से कागज़ को चिपका दीजिए। अब आपका ग्लोब सामान्य रूप से बनकर तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर में गीली मिट्टी या किसी लकड़ी आदि पर 23.5 डिग्री झुका कर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ग्लोब पर दिए गए चित्र 3.8 जो आपको चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है उस पर कुछ और अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं आप उनको बना सकते हैं। दोस्तों, देशांतर और समय इसके बारे में आइए समझते हैं। तो पृथ्वी की आकृति जो है वो लगभग गोलाकार है, आप जानते हैं। इसलिए इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदित नहीं होता। किसी स्थान पर सूर्योदय का समय होता है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर होता है और तीसरे स्थान पर सूर्यास्त होता है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। इसलिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना कठिन कार्य है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए। देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है वो समय की गणना करने में किया जाता है। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। ये दोपहर यानी मध्याह्न में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी यामोत्तर या देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। दोस्तों, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर किस तरह से घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः यह प्रधान यामोत्तर से पूर्व के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे और पश्चिम के यामोत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री या 1 अंश घूमती है। ये जानने के बाद आइए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानते हैं और समय कटिबंध या टाइम जोन के बारे में। दोस्तों, विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना,
हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, इसलिए दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो और इस मानक समय या मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है और इस रेखा के स्थानीय समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST या भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसका अर्थ ये है कि जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंध या टाइम जोन में बांटा गया है। आप जान लीजिए, पूरे विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत और श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा और 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में आप जान लीजिए कि 6 मानक समय कटिबंध हैं और आपको पता करना है कि संयुक्त राज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक कटिबंध हैं। तो याद रखिएगा, रूस में 11 टाइम जोन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 6 टाइम जोन निश्चित किए गए हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की ओर चलें तो 180 गुणे 4 यानी 720 मिनट या 12 घंटे, तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। तो इसलिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आएगा। इसलिए पूरब या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस चित्र में आपको विश्व के समय कटिबंधों को दर्शाया गया है। आप देखिए, और जो इस मानचित्र में सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरह से दर्शाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये कई जगहों पर मुड़ी हुई क्यों है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो साथी जानते होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से होकर गुजरती है। ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, जो कि 180 डिग्री से आप जान रहे थे कि 180 डिग्री जो 24 घंटे का अंतर या एक दिन का अंतर आ जाएगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर होते हुए जब हम 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करेंगे तो 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आता है। इसलिए पूरब या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन मान ली गई है। और यहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन
कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। जैसे यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का सायं 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार 5 बजे माना जाएगा। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। विषुवत वृत्त, तो दोस्तों धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त विषुवत वृत्त कहलाता है। कर्क वृत्त क्या है, तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कर्क रेखा या कर्क वृत्त। मकर वृत्त, ये धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्या है, तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध से विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और इसके विपरीत अंटार्कटिक वृत्त है, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया जो वृत्त है उस काल्पनिक वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब अध्याय के बाद आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है ग्लोब किसे कहते हैं। शुरू में आपने पढ़ा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इनको कुम्हार की भांति चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है और हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष या धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। दूसरा प्रश्न है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो दो ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहती हैं। अगला प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हैं तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा। तो आप जानते हैं भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। तो 4 + 5.5 तो ये 9:30 बजेंगे भारत में, उस समय 9:30 होता होगा। अगला है अंतर बताना है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को या जो दक्षिणी धुरा है सिरा है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कर्क और मकर रेखा, तो आप जान लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, तो आप जान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त क्या हैं, तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर होती है। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर होती है। अक्षांश और देशांतर का मापन किस में किया जाता है, तो अक्षांश और देशांतर का मापन अंश यानी डिग्री में किया जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, तो आप जान लीजिए बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं एक समान होती हैं। और 0 अंश अक्षांश रेखा को क्या रेखा कहते हैं, तो भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। अब आइए यहाँ पर दोस्तों देखिए मिलान करना है यहाँ पर सभी जो सही जोड़े हैं उनका मिलान कर लीजिए आप। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो ये मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं।
90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर को ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इस तरह से हमने 6वीं कक्षा की भूगोल का अध्याय 3 जो है पढ़ा और उसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भूगोल को शुरू से और आसान ढंग से समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत ही आसानी से आपने जाना कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, किसी स्थान का या पृथ्वी पर किसी स्थान का और समय का निर्धारण कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ये कहाँ खींची गई है और इसमें टेढ़ापन या ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस अध्याय से जान सकते हैं। तो ये अध्याय आपके लिए कितना लाभकारक रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।